बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमने ये स्टडी करना है कि हम साइनोप्सिस का राइटअप किस तरह से करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा टॉपिक का नेम आएगा बुलिंग, सेल्फ एस्टीम एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी कि हमारे तीनों वेरिएबल्स का नेम और जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एडोलसेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी आपने पॉपुलेशन सिलेक्ट की है। उसके बाद आपके कॉलेज का लोगो आ जाएगा। फिर सबमिटेड बाय में आप लोगों ने लिखना है अपना नेम, रोल नंबर, BS 4 ईयर्स, प्रोग्राम और सेशन लिखना है। सबमिटेड 2 में आपने अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, ठीक है। लास्ट में आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और अपने कॉलेज का। सेकंड पेज पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है, जिसमें आपने लिखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन में जिन वेरिएबल्स को डिफाइन किया है उनको और उनकी नंबरिंग, आगे पेज नंबर। चैप्टर नंबर 2 में लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग और उससे रिलेटेड जो भी सारी हेडिंग्स हैं उनको राइट डाउन करना है और उनके पेज नंबर। चैप्टर 3 इसी तरह सारी आपने ना अपनी जो है वो आउटलाइन बनानी है कि आपने क्या क्या चैप्टर 3 में क्या लिखा है, चैप्टर 1 में क्या। तो जब आप सारा कुछ लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से वो बनानी। नेक्स्ट पेज पे आपने एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है और इस पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। अपेंडिसेस आ गया इसके अंदर, जबकि यहाँ पे नहीं ऐड होता। एब्स्ट्रैक्ट एक अकेले पेज पे आता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट ऐड करने से पहले आपको पहले सारा आप जब लिख लोगे ना इंट्रो, लिटरेचर, मेथड, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा बताना है कि बुलिंग जो है वो उसके बाद से एकेडमिक लोगों की इमोशनल वेलबींग पे, एकेडमिक सक्सेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह जो आपका वेरिएबल होगा लाइक सोशल एग्रेशन है या फियर ऑफ नेगेटिव वैल्यूएशन है, तो उससे स्टूडेंट्स यानी कि आपकी पॉपुलेशन स्कूल स्टूडेंट है तो आप स्कूल स्टूडेंट के बारे में लिखोगे कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे किस किस सिचुएशन में फेस कर रहे हैं। इस तरह अगर आपके कॉलेज स्टूडेंट है तो आप उनसे एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर डाउन जा रही है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा यानी कि बेसिक आप अपना इंट्रो बताओगे कि क्या 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 चीज़ें जो है वो बुलिंग को, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को, ये चीज़ों को बढ़ाती हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम को लोअर करती हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने पहले वेरिएबल को डिफाइन करना है, बुलिंग को, ठीक है। पहला वेरिएबल मेरा था बुलिंग, उसको आपने 1.1 की हेडिंग दे देती हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। उसमें आपने बुलिंग की डेफिनेशंस या बुलिंग से रिलेटेड कोई भी रिसर्च चीज़ या थ्योरीज आपको मिल रही हैं डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के, तो वो आपने ऐड अप करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल था सेल्फ एस्टीम, ठीक है। सेल्फ एस्टीम में हमने क्या क्या ऐड करना है कि उसमें भी हमने ऐसी सिंपल डेफिनेशन सेल्फ एस्टीम की, उसके अलावा सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी हमें मिल जाती है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। थर्ड में हमारा आ जाएगा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वेरिएबल। इसमें आपने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की डेफिनेशन और इसी तरह किसी आर्टिकल से ही आपको मिलेगी ये भी, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। कोई भी थ्योरीज आपको मिली है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। बुलिंग, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और सेल्फ एस्टीम तीनों वेरिएबल्स को हमने डिफाइन कर दिया, उससे रिलेटेड थ्योरी, रिस्क फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। अब इसको फर्दर डिटेल में आप लोग अपने थीसिस में लिख सकते हैं, साइनोप्सिस में इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें आप अगर सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कोई थ्योरी आ रही है, अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से रिलेटेड कोई थ्योरी आ रही है या फिर बुलिंग से रिलेटेड कोई थ्योरी आ रही है, तो आप अलग से भी एक पॉइंट बना के या तो आप अपने वेरिएबल्स के साथ ही लिख सकते हो या फिर अलग से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना के हेडिंग बना के आप अपनी सारी जो रिलेटेड थ्योरीज है ना उसको अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड थ्योरीज को भी लिख सकते हो, बुलिंग से भी और सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड थ्योरीज को अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप लोग अपने हर वेरिएबल के साथ उस थ्योरी को ऐड नहीं करें, अलग से भी लिख सकते हैं। अगर अगर उसके अंदर ही ऐड कर दें तो उसका भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। जिस लिटरेचर रिव्यू में आपने ऐसे ही लिखना है कि द सेकंड चैप्टर ऑफ लिटरेचर रिव्यू हेल्प द रिसर्चर डिसाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च।
उसके अलावा ये सेम एज इट इज़ आएगा कि स्टडी गाइड इज़ प्रोवाइडेड रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च टू हेल्प द रिसर्चर आइडेंटिफाई सिलेक्ट एंड यूज़ द मटेरियल। देयर इज़ अ लार्ज लिटरेचर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ पे जहाँ पर वर्ड आया ना बुलिंग, सेल्फ एस्टीम और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यहाँ पर आप अपना टॉपिक ऐड कर देंगे। जैसे आपका टॉपिक है लोनलीनेस, रिलीजियोसिटी एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। However, there is limited local research on this topic. Not all of these variables have been studied together के ये एक लोकल रिसर्च टॉपिक है। इस पर पहले इन तीनों वेरिएबल्स को मिलाकर पहले कोई रिसर्च नहीं हुई, इससे मिलती जुलती हुई है, लेकिन तीनों को एक साथ मिलाकर कोई रिसर्च नहीं हुई, तो ये आपकी न्यू रिसर्च होगी। इंटरनेशनल रिसर्चेज आप लोगों ने कुछ ऐड करनी है, कुछ इंडिजीनियस करनी है। रिसर्च जब भी हम लिखते हैं ना, तो आप समटाइम स्टार्ट पे ऑथर का नाम लिख सकते हैं, समटाइम लास्ट पे लिखेंगे। डिफरेंट तरीक़ों से आपने रिसर्च लिखनी होती है, एक ही तरीके से नहीं आपने रेफरेंसेस डालने होते। जैसे इसने स्टार्ट पे लिखा है बेलुड़का एट ऑल 2023 कंडक्टेड अ स्टडी, उसमें आपने उस स्टडी का नाम बताना होता है कि इसने किस चीज़ पे स्टडी किया है। जैसे आपकी स्टडी है रिलीजियोसिटी, लोनलीनेस और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, इस तरह उसने कौन से 3 वेरिएबल्स दिए, उसका सैंपल क्या था। हर जो भी रिसर्च आपने ऐड करनी है अपने लिटरेचर में, इसमें ये 5 चीज़ें आपने बेसिक देखनी होती है कि रिसर्च टॉपिक का नाम क्या था, पॉपुलेशन क्या सिलेक्ट की थी, कितनी थी, सैंपल साइज कितना था, ठीक है, कहाँ से लिया था, कौन कौन सी जो टूल्स हैं इसको मैयर करने के लिए यूज़ की गई थी। जैसे आपने अपने वेरिएबल से रिलेटेड स्केल यूज़ किया, इस तरह आपने उसकी टूल्स का पता करना है, ठीक है। उसके बाद उसने कौन से एनालिसिस लगाए थे, स्ट्रक्चरल वेरिएबल मॉडलिंग लगाई थी, रिग्रेशन लगाया था, वन वे नोवा टी टेस्ट क्या लगाया था, और उसके रिजल्ट्स क्या आए थे, ये आपने बताना होता है फाइंडिंग। समटाइम अगर आपको उसकी मैयर्स नहीं मिल रही कि उसने कौन सी टूल्स यूज़ करके असेस किया, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वैसे मिल जाती है। उसके अलावा डिफरेंट तरह से आप रिसर्चेस लिख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। इसने सारे रेफरेंसेस स्टार्ट पे लिखे हुए हैं, आप लोग लास्ट में भी रेफरेंसेस लिख सकते हो। उसके अलावा इंडिजीनियस रिसर्चेस आपने डालनी है कुछ, वो भी इसी तरह से लिखना है। रिसर्च आर्टिकल में से रिसर्चेस लेके लिटरेचर में लिखने का तरीका एक ही है सारों में, ठीक है। उसके बाद आपका रेशनैल आ जाता है। रेशनैल में आपने बताना होता है कि ये जो इन तीनों को फैक्टर्स को रिलेट करके बताना होता है कि आपकी बुलिंग, सेल्फ एस्टीम और साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस है, वो तीनों आपस में मिलकर जो है सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वेलबींग पे कितना असर डालती है, ठीक है। उसमें आप बुलिंग को डिफाइन कर देंगे, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स बता देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आपने सिंपल इसमें आपने अपने वेरिएबल्स चेंज करने हैं। टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पर आप अपने तीनों वेरिएबल्स और पॉपुलेशन डाल दें। टू एक्सप्लेन द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम और रिलेशनशिप बिटवीन बुलिंग एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब आपका कौन सा मीडिएटर होगा उसके अंदर, वो आपने खुद डिसाइड करना है। जैसे कि लोनलीनेस, रिलीजियोसिटी और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। लोनलीनेस जो है वो नेगेटिव है। रिलीजियोसिटी के अगर उनमें रिलीजियस बिलीव हाई होंगे, उन्हें पता है कि एक ना एक दिन हमने मर जाना है, तो उनमें मौत का खौफ कम होगा। तो इस वजह से जो मीडिएटर हमारा क्या होगा, रिलीजियोसिटी के जो लोग ज़्यादा इस्लामिक होंगे उन लोगों को मौत का खौफ नहीं होगा, ठीक है। तब मीडिएटर के तौर पे जो मीडिएटर क्या होता है, कम करना, दोस्ती करवाना किसी की, ठीक है। मीडिएटर वेरिएबल हमने वो रखना होता है जो किसी चीज़ को कम कर रहा हो। देखे ना, जैसे बुलिंग और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, इसमें सेल्फ एस्टीम को हम मीडिएटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, कोई आपको बुली कर भी रहा है, कोई आपको तंग कर भी रहा है, तो आप साइकोलॉजिकली तौर पर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने तीनों वेरिएबल को रख के देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा है उसको कम कर रही है, ठीक है। तो उसको आपने मीडिएटर के तौर पर रखना। बाकी क्या होगा कि दूसरा वाला आपका प्रिडिक्टर बन जाएगा जो उसको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई प्रिडिक्टर्स कौन से हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर आपने वो डालना है। मीडिएटिंग इफेक्ट में आपने वो डालना है जो हमारे इफेक्ट को कम करेगा, और प्रिडिक्टर में आपने वो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपने बता देना है कि जेंडर डिफरेंसेस को हमने एक्सप्लोर किया अपने तीनों वेरिएबल्स में, और आगे वही टॉपिक आपका आ जाएगा सेम एज इट इज, ठीक है। हाइपोथेसिस भी आपने इसी तरह लिखना है। देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन
बुलिंग एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यहाँ पर आपका आ जाएगा लोनलीनेस, रिलीजियोसिटी इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। इस तरह जो मीडिएटिंग रोल आपका क्या था, यहाँ पे रिलीजियोसिटी विल प्ले अ मीडिएटिंग रोल इन रिलेशनशिप बिटवीन loneliness and existential anxiety in young adults। इसी तरह bullying will significantly predict psychological distress in secondary school student। तो इसमें आप क्या कर दोगे कि सेल्फ वो रिलीजियोसिटी तो मीडिएटर चला गया ना, तो अब दो बचे हैं। लोनलीनेस विल सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इन यंग एडल्ट्स। देयर विल बी सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ, उसमें आप अपना आगे टॉपिक का नेम ऐड कर दोगे। ये सारे हाइपोथेसिस भी एज इट इज़ और ऑब्जेक्टिव्स भी एज इट इज़ आएंगे, सिर्फ आपने आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स को के नेम चेंज करने हैं इसके अंदर, ठीक है। और वो भी मैंने बता दिया किस तरह से करने हैं, मीडिएटर किस तरह से लेना है और प्रिडिक्टर किस तरह से लेना है, ठीक है। बाकी पहला वाला और लास्ट वाला तो सिंपल है, उसमें आपके एज इट इज़ जो है ना वो वेरिएबल्स के नाम आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाना है, इससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। जैसे देखिए ना, बुलिंग मेरा प्रिडिक्टर था, सेल्फ एस्टीम भी प्रिडिक्टर था, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्या था, हमारा आउटकम, ठीक है। यानी कि ये दोनों मेरे आईवी थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों की वजह से उस बच्चे में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ रही है कि उसको बुली भी किया जा रहा है, तंग भी किया जा रहा है, और उसकी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो रही है। और अगर उसकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो रही है तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आएगा। अगर उसको बुली किया जा रहा है तब भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ रहा है। यानी कि ये दोनों मेरी वजूहात हैं, और जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है ना, वो मेरे पे असरात जो आ रहे हैं वो है इन दोनों की वजह से। यानी कि बुली होने की वजह से और सेल्फ एस्टीम कम होने की वजह से मेरे अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है ना वो आ रहा है। तो हमने जो है अपना आउटकम देखना है, उसमें हम एज, जेंडर, एजुकेशन, स्कूल टाइप और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि डेमोग्राफिक्स का भी इफेक्ट देखते हैं कि उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी कि जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है उनको बुली करने से भी उनकी सेल्फ एस्टीम कम नहीं होती, क्योंकि वो बड़े हो गए होते हैं, उनको वो इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं मान या अपने सर पे सवार नहीं करते। तो ऑटोमेटिकली उनकी सेल्फ एस्टीम अगर हाई है तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उनमें आएगा ही नहीं। इस तरह अगर एज कम है तो आएगा। इस तरह जेंडर में मेल फीमेल का फ़र्क आ जाता है कि फीमेल ज़्यादा बात को जो है वो बॉदर करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो उनमें भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ज़्यादा आएगा। एजुकेशन की बेस पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं वो लोग ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस तरह स्कूल टाइप के, किस टाइप के बच्चे, प्राइवेट स्कूल टाइप के बच्चे जो होते हैं वो उनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई होती है, तो उनमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम होती है बुली करने के बावजूद भी। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको बुली करने से उनके सेल्फ एस्टीम लोअर होती है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो उनमें आती है। और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो मेन फैक्टर है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से तो बहुत ज़्यादा हम साइकोलॉजिकली तौर पर डिस्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोअर सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और अगर कोई आपको बुली भी कर रहा है तो उसके बावजूद भी कोई आपको सपोर्टिव फिगर नहीं मिल रहा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ एस्टीम तो लो होगी ड्यू टू पॉवर्टी, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो आप में आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें आपने अपना मेथड लिखना है, जिसमें आपने पहले पैराग्राफ को एज इट इज़ लिख देना कि ये साइंटिफिक मेथड है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, रिसर्च डिज़ाइन, कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया, एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, असेसमेंट मेजर्स, प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहला पहला क्या है, रिसर्च डिज़ाइन। तो ये एज इट इज़ आएगा, जिसमें हमको लिखेंगे कि कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं सिंपल वेरिएबल्स के अंदर, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसकी कौन से वेरिएबल का ज़्यादा असर है दूसरे पर, स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन एज इट इज़ आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी में अगर आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ किया तो आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी की है तो नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको पता है कि हर बंदे के पास चांस होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कि मैं कह देती हूँ कि 5th सेमेस्टर के सारे बच्चे मेरे पास आ जाए जो भी आना चाहता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में मैं कह देती हूँ कि नहीं, सिर्फ वो बच्चे आए जिनको ब्लड कैंसर है, या वो बच्चे आए जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। यानी कि मैं स्पेसिफाई कर दी, जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, और जब नहीं करते तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपने यूज़ की है कि रैंडमली लोगों को उठा लिया है, या फिर आपने पर्पजिव सैम्पलिंग यूज़ किया है, जैसे आपने कह दिया कि मैंने मेडिकल के स्टूडेंट लेने हैं,
या फिर आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की है कि जैसे कोविड का एक पेशेंट लिया और उसको कहा कि कोई और हो तो रेफ़र करना, तो वो स्नोबॉल और चेन सैम्पलिंग होती। इस तरह जोन सी भी सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज़ किया ना, वो आपने यहाँ पे लिखनी है और बाकी वही आएगा, विल बी यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। उसके अलावा आपने सैम्पल साइज़ बताना है कि सैम्पल आपका कौन सा था, स्कूल स्टूडेंट थे, एज रेंज उनकी क्या थी और कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, जिसमें हमने बताना है कि किन लोगों को हमने इंक्लूड करना है। जैसे आपने 14 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट लिए थे तो वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने सेकेंडरी स्कूल के ही कहा था कि वही लेने हैं, तो वही आपने अपनी इंक्लूजन क्राइटेरिया कि आपने किन लोगों को अपनी स्टडी में शामिल करना है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने यंग अडल्ट को ही लेना है सिर्फ, तो ओल्डर और जो लोअर अडल्ट चाइल्डहुड में होते हैं उनको मैं इंक्लूड नहीं करूँगी अपनी स्टडी में। और मैंने उन पार्टिसिपेंट्स को लेना है कि जिनको बुली किया गया, यानी कि वो एज अ विक्टिम या परपेट्रेटर के तौर पर उनको ट्रीट किया गया, तो उन लोगों को मैंने अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है। एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया में हमने क्या लिखना है कि जिनको हमने नहीं लेना, जैसे वो इंडिविजुअल जिनकी एज 14 और 18 से अबव है उनको मैंने अपनी स्टडी में, 14 से नीचे और 18 से अबव है उनको मैंने अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना। ऐसे बच्चे जो कि सेकेंडरी स्कूल में इनरोल नहीं है, जो सेकेंड स्कूल में एडमिटेड नहीं है, उन बच्चों को मैंने नहीं लेना। इसी तरह आपने जो अपने रिसर्च स्टडी के लिए लिया होगा कि इंडिविजुअल्स हु आर नॉट स्टडीड इन मेडिकल स्टूडेंट की अगर हम एग्जांपल ले लें, हु आर नॉट करंटली इनरोल्ड इन मेडिकल कॉलेजेस, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद पार्टिसिपेंट जिन लोगों को सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस है ना, जैसे कि इनको डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह मेडिकल कंडीशन सीरियस है, उनको तो हमने अपनी स्टडी में शामिल नहीं करना। ठीक है, तो ये वाला सेम एज इट इज़ आपका एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखनी है, वो आपको ऑनलाइन इंटरनेट से इजीली मिल जाएंगी। बुलिंग की लिखनी है सबसे पहले, फिर सेल्फ एस्टीम की लिखनी है, फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इस तरह जो भी आपके तीनों वेरिएबल्स होंगे आपने उनकी लिखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से आपने स्केल यूज़ किए हैं, उसमें आपने बता देना है कि ये वाला स्केल मैंने यूज़ किया बुलिंग के लिए, मल्टी डायमेंशनल बुलिंग विक्टिमाइजेशन के लिए डिवेलप किसने किया था। इसमें हम मैयर क्या करते हैं, बुलिंग को मैयर करते हैं। इसके अंदर आइटम्स कितनी होती है, 24 आइटम है, और कौन सा रेटिंग स्केल यूज़ किया है, हमने इसमें 4 पॉइंट लैकेट स्केल यूज़ किया है, जिसकी रेंज है 0 से नेवर, 1 से समटाइम, 2 से ऑफन, 3 से वेरी ऑफन। रिस्पॉन्स ऑप्शन भी आपने साथ लिखने, और उसके बाद लास्ट में आपने स्केल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लिख देनी। इस तरह सेम आपने सेल्फ एस्टीम स्केल के लिए लिखना है कि क्या स्केल का पूरा नाम है, डेवलप किसने किया, कितनी आइटम्स है, कौन सा स्केल है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आइटम रिवर्स कोड है, कुछ में रिवर्स कोड आइटम्स भी आएंगी, और उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। और ये किस चीज़ को मेजर करता है, एज जनरल हमारी सेल्फ एस्टीम को मेजर करता है। इस तरह साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस स्केल सेम वही प्रोसीजर आपने यूज़ अप्लाई करना है। अपने स्केल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको चेंज करना है। ठीक है, जैसे आपका लोनलीनेस का स्केल है तो आपने बताना है कि स्केल का पूरा नाम क्या है, डेवलप किसने किया, कितनी आइटम्स हैं, किस चीज़ को मेजर करता है, कितने वो आपने रेंजिंग स्केल यूज़ की हैं। ठीक है, और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपने सारा वही सेम एज इट इज़ लिख सकते हो कि आपने डाटा कलेक्शन के लिए परमिशन पहले ऑथर से ली, उसके बाद फिर आपने जहाँ से भी डाटा कलेक्ट करना है उस अथॉरिटी से जाके आपने रिसर्च डिज़ाइन आपका क्या था, सैम्पल टेक्निक क्या थी, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट थे। उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले स्टडी की नेचर के बारे में या पर्पस के बारे में बताया, फिर उनसे कंसेंट फॉर्म लिया, फिर आपने उनको ये भी यकीन दिलाया, भी इंस्ट्रक्शंस दी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी जाएगी। उसके बाद यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताई जाएगी। फिर पार्टिसिपेंट से आपने डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन शीट पहले फिल करवानी है, फिर क्वेश्चनर दे देना है, बाद में उनसे क्वेश्चनर कलेक्ट कर लेने, और जब वो फिल आउट कर लेंगे और उसके बाद उनको थैंक्स करना है और अप्रिशिएट करना है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हम उनको मतलब कि थैंक यू करना है ना किसी तरह से उनका। नेक्स्ट एथिकल कंसिडरेशन के किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले ये भी एज इट इज़ सेम आ सकती हैं इसमें, क्योंकि आपने पहले ही आपका मेन काम होता है कि आपने उनको सारे रिसर्च स्टडी के बारे में बताना है। उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट आपने उनसे रिटर्न लेना है। उसके बाद वही पार्टिसिपेंट्स को आपने लेना है जो विलिंग है कि वो करना चाहते भी हैं फिल, यानी फोर्सफुली हम किसी से कुछ नहीं करा सकते। एनोनिमिटी ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी प्रिजर्व।
कैसे नहीं कि उसको कोई जान जो उसकी जो जान पहचान है हम किसी से डिस्क्लोज करें या बताएं कि इसके ये रिस्पॉन्सेज हैं, उसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है। उसके बाद स्केल वही यूज़ करना है जो ईमेल ऑथराइज्ड हुए हो, आपको ईमेल के थ्रू आपको परमिशन मिली हो, ठीक है। और उसके बाद उसकी एक कॉपी जो है वो आपने अपेंडिक्स में अटैच करनी है। लास्ट में आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताना है कि आपने कौन कौन सा यूज़ किया, एसपीएसएस की कौन सी वेरिएंट यूज़ किया, कौन कौन सा आपने टेस्ट यूज़ करना है। तो ये भी एज इट इज़ आपका आ जाएगा। लास्ट में रेफरेंसेस आ जाते हैं, इनको आपने एपीआई के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। इसमें जो रिसर्च स्टडी का ये जो नेम दिया होता है ना, ये आर्टिकल का नाम, इसको सिर्फ आपने इटैलिक लिखना है, ठीक है। इटैलिक में लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, एज इट इज़ टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। लाइक इस तरह से ये जो नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये आर्टिकल का नाम है। इसमें भी ये देखें, ये आर्टिकल का नाम है, इसको आपने इटैलिक में लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे ये नाम देते हैं ना आर्टिकल का, ये। उसके बाद लास्ट पे आपने डीओआई नंबर लिखना है, वो भी आपको हर आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा। इस तरह आपने सारे रेफरेंसेस सेट करने हैं। लास्ट अपेंडिक्स में आपने वो स्केल्स लगाने हैं जो आपने सबसे पहले आपने कंसेंट फॉर्म जो बनाया था वो लिखना है, अटैच करना है साथ कि उसमें आप ये सेम एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ आपने अपना जो रिसर्च टाइटल है इसको भी चेंज करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने अपना नेम चेंज करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद आपने किसकी सुपरविजन के अंडर किया है वो टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा एज इट इज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने स्केल्स जो बनाए हैं वो आपने यहाँ पर पेस्ट करने हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। उसके अलावा आपने अपनी सारे जो साइनोप्सिस की जो है ना सेटिंग फ़ॉन्ट की, वो आपने 2 रखनी है, ठीक है, स्पेसिंग यानी कि, या 1.5। उसके अलावा आपने जो है हेडिंग्स को बोल्ड रखना है और लिखना सारा टाइम्स न्यू रोमन में है, और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे इसको इंडेंट कर देना है। जज़ाकल्लाह। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।